हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल फर्टिलिटी सेंटर ग्वालियर से। आज हम चर्चा करेंगे या आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता क्या है, उसके क्या कारण होते हैं और उनमें कौन से परीक्षण जरूरी हैं जिससे हम मरीज की जांच कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें और उसी के नतीजे पर पहुंचकर मरीज को प्रॉपर इलाज मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इनफर्टिलिटी होती क्या है। तो WHO के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी का मतलब या निसंतानता का मतलब है कि यदि शादी के 1 साल तक कोई युगल बराबर निरंतर शारीरिक संबंध में रहने के बावजूद भी बिना किसी गर्भ निरोधक इस्तेमाल करे यदि गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे युगल को हम निसंतानता की श्रेणी में रखते हैं। यही डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। ऐसी कंडीशन में हम 1 साल की अवधि को नहीं कहते हुए 6 महीने का अवधि बताते हैं और कहते हैं कि यदि 6 माह के अंदर ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो और वो मां नहीं बन पा रही हो तो उन्हें 6 महीने के बाद ही तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका उचित कारण ढूंढ के उचित इलाज लेना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमको ये समझना पड़ेगा कि और ये मानना पड़ेगा, ये स्वीकारना पड़ेगा कि निसंतानता के लिए केवल स्त्री ही जिम्मेदार नहीं होती, पुरुष भी बराबर से 50% केसेस में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई औरत ही माँ बनती है, कोई औरत ही गर्भ धारण करती है, वही 9 महीने शिशु का विकास अपने गर्भ में करती है और डिलीवरी होती है। लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है कि पुरुष बराबर से, यदि कम नहीं तो बराबर से जिम्मेदार इसके लिए होते हैं और उनमें हमें कारण ढूंढना पड़ता है। अतः आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलने जाएं तो अच्छा होगा कि पहली विजिट में पति और पत्नी दोनों ही एक साथ जाएं और डॉक्टर द्वारा बताए गए समस्त कारणों के बारे में पता लगवाएं और पूरे जो भी इन्वेस्टिगेशन पति पत्नी के होते हैं वो दोनों को ही बराबर रूप से कराना चाहिए। बेसिकली इनफर्टिलिटी दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी भी गर्भ धारण ना किया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब महिला पहले कभी गर्भ धारण कर चुकी हो, उसका अबॉर्शन हो गया हो, या महिला एक बार मां बन चुकी हो, उसके पास एक बच्चा हो और वो जब भी दोबारा मां बनने की कोशिश करे और प्रेग्नेंट ना हो पाए, ऐसी महिलाएं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आती हैं। इनफर्टिलिटी के कारण जानने के लिए या जानने से पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि नेचुरल तरीके से बच्चा कैसे कंसीव करता है और उसके लिए हमें जरूरी है हमें इसकी जानकारी हो कि माहवारी चक्र के फर्टाइल पीरियड की। सामान्यतः यदि किसी भी महिला का मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, नियमित है, तो ऐसी महिलाओं में देखा गया है अधिकतर 12वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच में उनकी अंडेदानी में से एक अंडा बनता है और अंडा निकल के ओवुलेट होता है। ओवुलेट होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आता है और फेलोपियन ट्यूब से होते गुजरता हुआ वो वहां फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, फिर वहां से गुजरता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय की एक अंदरूनी दीवार होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और यहाँ पे वो भ्रूण जाके चिपकता है, अंदरूनी सतह उस भ्रूण को स्वीकार करती है और उसके बाद उसको ब्लड सप्लाई करके भ्रूण को विकसित होने के लिए प्रेरित करती है और यही ये भ्रूण पूरा 9 महीने तक डेवलप होता है, बच्चेदानी का आकार बढ़ता है और 9 माह बाद महिला की डिलीवरी हो जाती है। तो यदि हम इस नेचुरल प्रक्रिया को पूरी तरह समझ लेते हैं हेलो। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा मेरा तो कनेक्शन चला गया। नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपको, यानी है कनेक्शन आपका। मतलब लेकिन मेरी फोटो नहीं दिख रही, मैं बोलती रहूं? आपकी फोटो दिखाई दे रही है वैसे मैम। तो नहीं, आपकी फोटो है। ओके। हाँ, आप एक गैलरी व्यू करिए, गैलरी व्यू। गैलरी व्यू। अगर आप ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक व्यू करके बटन होगा। नहीं, यहाँ तो मेरी स्क्रीन में पूरा जीमेल खुला हुआ है। नहीं तो आप एक काम करिए। ओके ओके, नाउ आई कैन सी। हाँ, तो आप अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम महिला का ये समझ लेते हैं कि नेचुरल तरीके से कैसे कंसेप्शन होता है तो हमें ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि इनमें से किसी भी स्टेप पे यदि प्रॉब्लम आएगी तो महिला को गर्भ धारण करने में दिक्कत होगी।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरुष पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या एक सामान्यतः जो संख्या होनी चाहिए, यदि वो नहीं होती है, संख्या कम होती है या उनकी गतिशीलता शुक्राणु की कम होती है, उनकी बनावट में किसी तरह का विकार आ जाता है, तो ऐसे में महिला के अंदर सब कुछ अच्छी स्थिति होते हुए भी महिला का अंडा फर्टिलाइज नहीं होता। तो इसलिए पुरुष या जिसको कहना चाहिए मेल फैक्टर के मेन कारण है कि पुरुष के अंदर जो वीर्य होता है, जिसको सिंपल भाषा में हम डॉक्टरी भाषा में सीमेलिसिस बोलते हैं, यदि उसमें शुक्राणु की संख्या या गति में कुछ भी कमी आती है, तो ऐसी महिलाएं भी गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। हम यदि महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में 3 स्टेप पे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, यदि उस महिला की अंडेदानी में कोई समस्या हो, तो शुरू से ही महिला को अंडे बनने में दिक्कत होगी। या तो उसके अंडे बनेंगे ही नहीं, और कई बार अंडे बनते हैं पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, या फिर ओवुलेट होकर फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते हैं। यदि अंडाशय में कई बार ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं कि उनके अंडे प्रॉपर बनते हैं लेकिन उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें एंडोमेट्रियोसिस वाली दिक्कत हो सकती है जिसे चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या अंडेदानी में किसी भी तरह की गठान हो सकती है। ये सारे कारण ओवेरियन फैक्टर कहलाते हैं, यानी कि बच्चा ना ठहरने के लिए महिला में ओवरी जिम्मेदार है। दूसरा नंबर आता है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब महिला में 2 होती हैं, जैसे 2 अंडेदानियां होती हैं वैसे ही 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। यदि महिला में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, दोनों भी ब्लॉक हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है एक ब्लॉक हो एक खुली हो। एक ब्लॉक एक खुली होने पे महिला गर्भधारण कर तो सकती है, लेकिन उसकी संभावना कुछ कम हो जाती है। ऐसे यदि हम सोचते हैं कि महिला की ट्यूब खुली तो है, लेकिन यदि उनका फंक्शन गड़बड़ा गया, फंक्शन मीन्स वो प्रॉपर तरीके से अंडे को अंडेदानियों में से पिक नहीं कर पा रही हैं और उन्हें प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि कई इन्वेस्टिगेशन में खुली फैलोपियन ट्यूब आने के बावजूद भी महिला जब गर्भधारण नहीं करती है, तो ऐसा पाया गया है कि क्योंकि उनकी फैलोपियन ट्यूब की अंदरूनी सतह डैमेज हो जाती है, जहाँ छोटे छोटे सीलिया होते हैं, और ये सीलिया बहुत जरूरी है। यदि इनका फंक्शन गड़बड़ा जाता है तो फैलोपियन ट्यूब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। कई बार ट्यूब खुली है, उनके सीलिया भी काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन भी ठीक है, पर ट्यूब और ओवरी का रिलेशन गड़बड़ा जाता है। तो जब उनका रिलेशन गड़बड़ा जाता है तो अंडे ओवुलेट होने के बाद फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच नहीं पाते और अपने पेट में गिर के पेरिटोनियल कैविटी में गिर जाते हैं, और वो जहां उन्हें प्रॉपर जगह पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे केसेस एंडोमेट्रियोसिस में होते हैं जहाँ ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन गड़बड़ा जाता है। तीसरा नंबर आता है गर्भाशय का। महिला को अच्छे अंडे भी बन चुके, महिला की फैलोपियन ट्यूब भी अच्छी, जहाँ फर्टिलाइजेशन भी हो चुका, लेकिन जो फर्टिलाइज ब्रूड गर्भाशय में आता है, गर्भाशय में किसी भी तरह की यदि दिक्कत होती है तो या तो उसका जो ब्रूड इम्प्लांट नहीं होता, या इम्प्लांट हो भी जाए तो ऐसी महिला में बार बार गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। इसके मुख्यतः कारण है कि गर्भाशय का आकार या प्रकार में गड़बड़ी आ गई हो, जैसे कि यूनिकॉर्निएट यूट्रस, बाइकॉर्निएट यूट्रस। ऐसे यूट्रस में कई बार कंसेप्शन तो हो जाता है पर उनको गर्भपात की संभावना बनी रहती है। या गर्भाशय के अंदर गठाने, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रॉइड्स, दी फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि अंदरूनी सतह पर बल्ज करते हैं, ये भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत करते हैं। जो गर्भाशय की अंदरूनी सतह जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, कई बार वो बहुत कमजोर बनती है, पतली बनती है। ऐसी कमजोर पतली जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें अधिकतर भ्रूण इम्प्लांट नहीं हो पाते और केस फेल हो जाता है या पेशेंट नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता है। तो हमें सारे कारण ढूंढना चाहिए। गर्भाशय में कई बार जाले बने हुए दिखते हैं जिनको मेडिकल टर्म में हम अडेजन कहते हैं। ये सारे कारण यदि हमें पता रहेंगे तो हम मरीज को समझा सकते हैं कि उसे ओवेरियन फैक्टर है, कि ट्यूबल फैक्टर है, कि उसको यूट्राइन फैक्टर है। जब सारे फैक्टर हमको पता चल जाते हैं, कुछ मामलों में हम ये देखते हैं कि सारे इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में नॉर्मल है। ऐसे केसेस को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की परिभाषा में डाल देते हैं। कई पेशेंट्स हम लोगों से पूछते हैं कि मैडम हमारी तो कोई भी जांचों में दिक्कत नहीं आई, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो उनको ये समझना चाहिए कि 10% मामलों में 10% जो ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें कोई कारण नहीं मिलता, फिर भी ऐसे दंपत्ति गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे दंपत्ति एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो IUI, IVF, ICSI ये प्रक्रियाएं होती हैं, इनसे अपन फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स इन प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं और उनको सक्सेस मिल सकती है।
क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस की कुछ लिमिटेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम डेफिनेट किसी नतीजे पे पहुँचे, क्योंकि एग फर्टिलाइज़ हुआ कि नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। इसको देखने के लिए ज़रूरी है हम अंडे को बाहर निकालें और ये चेक करें कि वो अंडा फर्टिलाइज़ होता है कि नहीं। नहीं होता है तो हम दूसरी तकनीक से ICSI विधि द्वारा या और एडवांस टेक्निक के द्वारा उस अंडे को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अब सारे कारण जानने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि कौन-कौन से परीक्षण ज़रूरी हैं जो कि कराए जाएँ, जिससे हम ये कारण ढूँढ सकें कि दंपत्ति में मेल फैक्टर है कि फीमेल फैक्टर में भी कौन से स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेल फैक्टर इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है। उसमें सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन है सीमन एनालिसिस, वीर्य परीक्षण। वीर परीक्षण करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम मेल पार्टनर को इंस्ट्रक्ट करें कि कम से कम 2 से 3 दिन का एब्स्टिनेंस लेके वो लैब में परीक्षण के लिए आए। अधिकतर लैब वो उसी लैब पर परीक्षण कराना चाहिए जो WHO के मानक के स्टैंडर्ड के अनुसार काम करती है, उन पैरामीटर्स को मानती है। और सबसे अच्छा होता है कि ऐसी लैब में सीमन का परीक्षण हो जो कि हॉस्पिटल परिसर में ही या नियर बाय इनफर्टिलिटी सेंटर के पास उपलब्ध हो। क्योंकि कई बार सीमेंट कलेक्शन जब दूर घर में होता है या किसी दूर लैब पर होता है और बाद में काफी समय के पश्चात प्रॉपर लैब में पहुंचता है, तो उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है और रिपोर्ट गलत आती है। ऐसे ही जब स्पर्म कलेक्शन किया जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि बहुत प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट में स्टेराइल तरीके से स्टेराइल कंटेनर में सीमन कलेक्ट किया जाना चाहिए। और इसके स्पेशल कंटेनर्स आते हैं जो वाइट बोर होते हैं, तो इसमें सीमन के इजैकुलेशन के बाद फैलने की संभावना बहुत कम होती है और कंप्लीट सैंपल मिलता है जो कि लैब में प्रोसेस होकर हमें कंप्लीट रिपोर्ट ठीक से बता पाता है। अधिकतर जब सीमन एनालिसिस होता है तो हमें 3-4 पैरामीटर्स देखने होते हैं, जैसे कि सीमन में शुक्राणुओं की संख्या कितनी है। WHO के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम संख्या होती है वो 15 मिलियन निर्धारित की गई है। वैसे तो किसी भी नॉर्मल सीमन में 60 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन ये नॉर्मल काउंट्स होती है। पर यदि न्यूनतम की बात करें तो कम से कम 15 मिलियन पर ml संख्या होना अनिवार्य है। और इसमें से 50% जो स्पर्म होते हैं वो अपने एक्टिवली रैपिड प्रोग्रेसिव यानी कि गतिशील होने चाहिए आगे के बढ़ने की दिशा में, और बाकी कम से कम 4% स्पर्म नॉर्मल मार्फोलॉजी के होने चाहिए। ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई ये न्यूनतम पैरामीटर्स हैं। इसके ऊपर की संख्या कुछ भी और भी मैक्सिमम हो सकती है, पर न्यूनतम पैरामीटर्स जानने में बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि न्यूनतम के नीचे संख्या होगी तो ऐसे सीमन पैरामीटर्स को हम एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर बोलेंगे। और ये कहा जाएगा कि इस कपल में जो इनफर्टिलिटी का फैक्टर है वो मेल फैक्टर है। फीमेल फैक्टर इवेल्युएट करने के लिए हमको 2-3 तरह के टेस्ट करने होते हैं और ये समय-समय पर किए जाते हैं। जैसे कुछ टेस्ट माहवारी के दूसरे-तीसरे दिन होते हैं, कुछ माहवारी के 5वें-छठे दिन होते हैं और कुछ अब 90 दिन से लेके 12वें-13वें दिन तक लगातार होते हैं। तो दूसरे दिन किए जाने वाले टेस्ट में 2 इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। सबसे पहला तो है कि बेसलाइन सोनोग्राफी। जब भी कोई महिला इन्फर्टिलिटी सेंटर में आती है, तो उसका बेसलाइन इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि आप माहवारी के सेकंड या थर्ड डे आएँ। माहवारी के तुरंत बाद का जो सोनोग्राफी होता है, जिसको ट्रांसवेजाइनल प्रोब के ज़रिए करते हैं, इसमें से हम दोनों तरफ की ओवरी इवैल्यूएट करते हैं कि दोनों अंडाशय नॉर्मल है कि नहीं, उनका साइज़ ठीक है कि नहीं, उनमें कोई गठान तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसमें ऐसी पिक्चर तो नहीं है जो एक बहुत कॉमन बीमारी आजकल सुनी जाती है जिसमें अंडे विकसित नहीं होते, जिसे पीसीओडी बोलते हैं। अंडेदानियों में पीसीओडी की पिक्चर बहुत स्पष्ट दिखती है और हम महिला को बता सकते हैं कि आपके अंडेदानियों में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अंडे विकसित नहीं हो पा रहे हैं। उसी बेसलाइन सोनोग्राफी में हम यूट्रस को, गर्भाशय को भी देख सकते हैं और गर्भाशय का आकार प्रकार कैसा है। आजकल तो 3D फोटो सोनोग्राफी के जरिए हम उसका आकार बता सकते हैं कि बाइकॉर्निएट यूट्रस है कि नॉर्मल यूट्रस है कि यूनिकॉर्निएट है, क्योंकि ये सारे आकार प्रकार हमको गर्भधारण करने में या गर्भपात होने की कारण बनते हैं। फाइब्रॉइड भी बेसलाइन अल्ट्रासोनोग्राफी में दे सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। मल्टीपल फाइब्रॉइड होने पे पूरा यूट्राइन कैविटी की शेप डिस्टॉर्ट हो जाती है। अंदरूनी परत भी देखी जा सकती है, यूट्रस में कोई पॉलिप तो नहीं है। ये कई बार बेसलाइन सोनोग्राफी में नहीं दिखता, लेकिन सोनोग्राफी भी जब हम माहवारी के 9वें-10वें दिन करेंगे तो हमको ये दिख सकता है। महिला के कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं सेकंड थर्ड डे ही, और उन्हें हार्मोन टेस्ट बोलते हैं।
क्योंकि यदि महिला के शरीर में हार्मोन गड़बड़ होंगे, मेन हार्मोन जो होते हैं वो थायराइड, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, कई बार इनका रेशियो इतना गड़बड़ा जाता है कि महिला में अंडे बन ही नहीं पाते। तो सेकंड डे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि महिला में कोई ओवेरियन फैक्टर है, या महिला में कोई गर्भाशय में प्रॉब्लम है, या महिला के हार्मोन गड़बड़ाए हुए हैं। इसको करने के बाद महिला को 5वें छठे दिन माहवारी बंद होने के बाद सेंटर पे ट्यूब टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। ट्यूब टेस्ट करने के भी 2-3 तरीके हैं, हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी, सोनोसैल्पिंजियोग्राफी, या फिर एडवांस टेक्निक्स में लेप्रोस्कोपी आती हैं। हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी बहुत ही कॉमन साधारण सा फैलोपियन ट्यूब टेस्ट करने का तरीका है। इसमें बच्चेदानी के मुंह से एक रेडियो पे एक डाई डालते हैं। वो डाई गर्भाशय में होती हुई फैलोपियन ट्यूब से होती हुई पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में गिरती है। यदि महिला की ट्यूब खुली है, जब कैविटी में हम डाई डालते हैं उसी दौरान जो एक्सरे लिया जाता है, खुली ट्यूब में हमें दिख जाता है कि वो डाई ट्यूब से निकल के बाहर गिरी है, यानी महिला की ट्यूब खुली हुई है। एचएसजी से हम पता लगा सकते हैं कि महिला की ट्यूब खुली है, बंद है, दोनों खुली है कि एक खुली है। लेकिन उससे हम फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन की जानकारी नहीं ले सकते, और ना ही हम ये पता लगा सकते हैं कि महिला की कुछ ट्यूब और रिलेशन गड़बड़ाया हुआ है। कभी-कभी महिला एचएसजी करने में बहुत हेजिटेट करती है, क्योंकि ये अधिकतर प्रोसीजर बहुत ओपीडी प्रोसीजर है और किसी भी रेडियोलॉजी क्लिनिक में हो सकते हैं, या सोनोग्राफी सेंटर पे भी हो रहे हैं, तो विदाउट एनी एनेस्थीसिया होते हैं। ऐसी महिलाओं में दूसरी प्रक्रिया हम अपना सकते हैं जिसे सोनोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से ओटी में हम महिला को लेते हैं, उसका नींद का इंजेक्शन देके बच्चेदानी के अंदर कुछ सलाइन या फ्लूइड डालते हैं, उनमें कुछ ड्रग्स मिलाई जाती हैं जो कि यदि ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं उनके खोलने में ही मदद करती हैं, और अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये चेक करते हैं क्या वो फ्लूइड निकल के पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है। इसको सोनोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं। बट लिमिटेशन इसकी भी ये है कि इससे हम उनका फंक्शन असेस नहीं कर सकते और ना ही ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन पता कर सकते हैं। बस एचएसजी और सोनोसैल्पिंजियोग्राफी में फर्क ये है कि हम एक प्रोसीजर को अंडर एनेस्थीसिया विदाउट पेन कर सकते हैं। तो फायदा ये होता है कि कई बार हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी में फैलोपियन ट्यूब में स्पाज्म हो जाता है और रिपोर्ट फॉल्स बनती है कि महिला की ट्यूब ब्लॉक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये फॉल्स ब्लॉक की रिपोर्ट यदि हम सोनोसैल्पिंगोग्राफी करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, तो पेन से होने वाला स्पाज्म बचाया जा सकता है। यदि एचएसजी और हिस्टोसैल्पिंजियोग्राफी, सोनोसैल्पिंजियोग्राफी के बावजूद हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते या स्पष्ट नहीं हो पाता कि इसकी महिला की ट्यूब खुली है, बंद है, या ऐसी महिला जिनमें पहले किसी ऑपरेशन की हिस्ट्री हो, महिला की एज ज्यादा हो रही हो, या किसी तरह का हमको बेसलाइन सोनोग्राफी में उसका पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रहा है, या फाइब्रॉइड दिख रहा है, या एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट्स दिख रही, तो ऐसी महिलाओं को एचएसजी सोनोसैल्पिंजियोग्राफी की सलाह न देते हुए सीधे ही लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये सबसे अल्टीमेट चीज है जिसमें कि हम पूरी तरीके से यूट्रस, ओवरी, ट्यूब्स को अंदरूनी बाहरूनी सतह पर चेक करके हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इसकी महिला की ट्यूब ऐसी है क्या कि ट्यूब काम करेंगी कि या नहीं, या फिर हमें कुछ कोई भी और प्रोसीजर करना हो उस दौरान तो वो किया जा सकता है। जैसे यदि पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो लेप्रोस्कोपी के दौरान ही हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, जिससे आगे चल के अंडों की गुणवत्ता बढ़ती है। या उसमें कोई फॉलिकुलर सिस्ट बनी हुई है, ओवरी में सिस्ट है, वो ड्रेन की जा सकती है। चॉकलेट सिस्ट ड्रेन की जा सकती है। यदि फाइब्रॉइड है उसको रिमूव कर सकते हैं। कई बार ये सेम सिटिंग में भी हो सकता है और कई बार इसके लिए सेकंड सिटिंग भी लगती है। यदि ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आता है तो लेप्रोस्कोपी के दौरान ही उस ट्यूब को खोलने का प्रयास भी किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपी के संग ही एक दूसरी प्रोसीजर जिसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम यूट्रस की या गर्भाशय की अंदरूनी सतह को चेक करते हैं। अंदरूनी सतह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई जाले तो नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका यूट्रस का शेप अंदर से कैसा है, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो तीनों स्टेप के ओवेरियन फैक्टर, फैलोपियन ट्यूब फैक्टर, गर्भाशय की जो यूट्राइन फैक्टर चेक करने के बाद यदि सब कुछ हमको ठीक मिलता चल रहा है, अब बारी आती है हम ये पता लगाएं कि महिला के अंडे 9वें दिन से लेके 12वें 14 दिन तक पूरी तरह विकसित होकर ओव्यूलेट होते हैं कि नहीं। उस प्रक्रिया को देखने के लिए जो जांच होती है उसे ओव्यूलेशन स्टडी कहते हैं। ये इसके लिए अधिकतर महिला को 9वें दिन से बुला के उसकी लगातार या एक दिन एक छोड़ के
सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल प्रोब के थ्रू करते हैं। और अधिकतर मामलों में महिला में एक अंडा बनता है, पर यदि हमने ओवरी को स्टिमुलेट किया हुआ है, अंडे बनने की दवाई दी हुई है, तो 2-3 एग भी बन सकते हैं। इन एग को चेक किया जाता है कि इनका साइज क्या है और ये लगातार बढ़ रहा है कि नहीं। एक डेफिनेट साइज में आने के बाद, यानी करीब 18 से 20 मिलीमीटर आने के बाद ये अंडा ओवुलेट होना ये अंडेदानी में से निकलना चाहिए, तभी वो फैलोपियन ट्यूब में आएगा। तो एक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इस पूरी स्टडी को ओवुलेशन स्टडी कहते हैं। तो अधिकतर मामलों में ये सारी जांचें करके किसी पे पहुंचे, उसके बाद हम बता सकते हैं। हेलो मैम, थोड़ी रेंज चली गई थी आपकी। हाँ, फिर अब तो ये ओवुलेशन साइकिल आपने अभी समझा ही ना? हाँ, वो एक बार वापस समझाना पड़ेगा। ठीक है। अंडे ठीक से विकसित हो रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए एक जो टेस्ट होता है उसको हम ओवुलेशन स्टडी बोलते हैं। ओवुलेशन स्टडी यूजुअली माहवारी के 90 दिन से स्टार्ट की जाती है और इसको लगातार या एक दिन एक छोड़ के माहवारी के 15-16वें दिन तक किया जाता है। और हमें चेक करते हैं कि अंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है कि साइज में नहीं, एक डेफिनेट साइज में आने के बाद वो अंडा उस फॉलिकल में से बाहर आना चाहिए, जिसको ओवुलेशन कहते हैं। तो एग का साइज मेजर करने से लेके ओवुलेशन कंप्लीट होने तक की साइकिल स्टडी जो होती है वो ओवुलेशन स्टडी कहलाती है। तो इस सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कपल को डिवाइड कर सकते हैं, कपल को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस कपल में कौन से फैक्टर एक्ट कर रहे हैं जो कि इनफर्टिलिटी कर रहे हैं। क्योंकि इनफर्टिलिटी का जो भी इलाज है वो इसी पर डिपेंड करेगा कि वो फैक्टर क्या है। अब उन फैक्टर जानने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे आगे चल के कि कपल नेचुरली कंसीव करेगा या हम उसमें कोई ना कोई असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स करें। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बारे में वो क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी अगली सीरीज में हम आपको दे सकते हैं। और जब तक आप इस चीज को समझ के रखिए कि हमें बेसिकली ये समझना है, आज की मीटिंग का सारांश है आज की चर्चा का, कि हमें प्रॉपर विशेषज्ञ के पास पहुंचकर कपल को एक साथ, दंपत्ति मेल फीमेल को एक साथ पहुंचकर, एक साथ इन्वॉल्व होकर अपने सारे टेस्ट कराना है, उन कारणों को समझना है और उस कारण का इलाज कराना है। क्योंकि हमको ये जरूरी है इस बात को समझना कि डॉक्टर बच्चा होने का इलाज नहीं करता, लेकिन डॉक्टर बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा है ये कारण ढूंढकर जब उस कारण का इलाज करता है तो अवश्य ही उस महिला का गर्भधारण करने का सपना पूरा होता है।